In a previous class, we discussed about the atomic size of the transition element and we discussed about a lengthenide contraction. ठीक है, अब उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स. 3D सीरीज में जो स्मॉलेस्ट आयन होता है, डाई पॉजिटिव आयन, वो कॉपर +2 होता है, राइट? ये सब फैक्ट्स हैं. आफ्टर एंटायर डिस्कशन, व्हाट कंक्लूजन वी हैव गॉट और व्हाट आर द फैक्ट्स वी मे रिमेंबर, वी मे नीड टू रिमेंबर. डी ब्लॉक, अगर पूरे डी ब्लॉक को देखा जाए तो लेंथेनियम का साइज बिगेस्ट है आउट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स और निकल का साइज स्मॉलेस्ट है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रेंड की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज. लेकिन क्रोमियम टू कॉपर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, मतलब change in size is only 2% from chromium to copper. In addition to this, instead of decreasing the atomic radius in the period, copper to zinc size increases. हमने कहा था लेफ्ट टू राइट साइज कम होगी, लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, लेकिन कॉपर से जिंक जब जाते हैं तो साइज में डिक्रीज नहीं होता, साइज में इंक्रीज होता है. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ स्पेशल पॉइंट. जितना भी एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया उसमें से ये कुछ फाइनल कंक्लूडिंग स्पेशल पॉइंट्स हैं. ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज inversely proportional to size and it is directly proportional to effective nuclear charge. आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एक्सेप्शन आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो एक्सेप्शन होता है, इट इज रिलेटेड टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी. मतलब हम एक ट्रेंड में जा रहे हैं, एक ट्रेंड चल रहा है कि लेफ्ट टू राइट साइज कम होती जा रही है, लेफ्ट टू राइट साइज कम होती जा रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है. तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाएगी. लेकिन अचानक से कहीं पे ऐसा होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएगी या एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो जाएगी. तो ट्रेंड को ब्रेक होने में हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. दिस थिंग वी शुड रिमेंबर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मूविंग लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, राइट? 4s में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं. द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज, ऑब्वियसली. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज. बट the increase in this value is not equal to the increase in the enthalpy of the main group element. ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट की लास्ट लाइन जो मैंने रेड अंडरलाइन की है, आप में से कोई भी इसको एक जस्टिफाई करके बता दो. लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, उसके पहले वाले क्लास में भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है. लेक्चर 2 ऑफ डीएनएफ एंड लेक्चर 3 ऑफ डीएनएफ में मैंने इस पॉइंट से रिलेटेड दिस रेड लाइन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, इसको एक बार प्रॉपर रीड करो एंड जस्ट गिव मी द एक्सप्लेनेशन फॉर इट. एनी वन ऑफ यू? नो वन?
एनीवन? ओके, ये लाइन ये कह रही है कि आप लेफ्ट टू राइट जाते हो चाहे कहीं पे भी हो, चाहे आप एस ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाओ या पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाओ या डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाओ, हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है एक जनरल ट्रेंड में। लेकिन जब आप एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी का इंक्रीज ज्यादा होता है। डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो भी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होता, बहुत कम इंक्रीज होता है। राइट? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? यस हीर। सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है पर 0.15% ही बढ़ता है, तो कम बढ़ता है तो कम इंक्रीज होगा एनर्जी, ओके, मतलब रिलेटेड। 0.15 नॉट 0.15%, इट्स 0.15। हाँ। सो हमने जो लास्ट 2-3 क्लासेस से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब हम नॉर्मल पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नॉर्मल पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ता है विद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इंक्रीज कितना होता है? 0.65। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पावर बढ़ता है ओनली 0.15। राइट? तो दो चीजें क्लियर हो गई। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, कम इंक्रीज हो रहा है। इसमें कम इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन का एनर्जी का इंक्रीज भी कम होगा। नेक्स्ट लाइन, read it out and give me the explanation for it. In shortest possible way, give me the explanation for the second point. Nothing is new for you, like it's just a repetition of the periodic table and all. Anyone? Yes, Dhruvin? Because of lengthened contraction. Because of lengthened contraction, क्योंकि जो इस स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है वो तो ऑब्वियस है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। ठीक है? तो जब आप फोर्थ पीरियड से फिफ्थ पीरियड में आओगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आओगे, स्कैंडियम टू इट्रियम आओगे, टाइटेनियम टू जर्कोनियम आओगे, जब एक पोजीशन नीचे आओगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। इट्स ऑब्वियस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आया, फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड के बीच में साइज ऑलमोस्ट सेम रहा। राइट? आपने लास्ट क्लास में नोट किया था हैफनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 40। सॉरी, जर्कोनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 40, और हैफनियम का कितना है? 72। ठीक है? तो हैफनियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 72 प्रोटॉन्स हैं, और जर्कोनियम के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? ओनली 40 प्रोटॉन्स हैं। दिस इज द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जर्कोनियम 40 प्रोटॉन्स, उसके नीचे हैफनियम 72 प्रोटॉन, लेकिन साइज दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। साइज दोनों का ऑलमोस्ट सेम क्यों? क्योंकि ये पूरा हाइलाइटेड एरिया किसको शो कर रहा है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। राइट? पूरा एरिया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। मैंने यहां पे मेंशन किया था, इट गोज फ्रॉम फोर्थ पीरियड टू 14th पीरियड। राइट? तो फोर्थ ग्रुप टू 14th ग्रुप, सॉरी, फोर्थ ग्रुप से 14th ग्रुप तक ये जो दो लाइन है, यानी फिफ्थ पीरियड और सिक्स पीरियड, इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो साइज दोनों की सेम है, लेकिन नीचे वाले के पास प्रोटॉन ज्यादा है और ऊपर वाले के पास प्रोटॉन कम है। तो जब आप टाइटेनियम टू जर्कोनियम आओगे, साइज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। जब आप जर्कोनियम टू हैफनियम आओगे, साइज तो सेम रहेगा, लेकिन प्रोटॉन्स बढ़ गए,
तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। समझ में आ गया, राइट? तो एक लाइन में कह सकते हैं कि ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी वार्न किया था इस बारे में कि एक बार जब साइज का एक्सेप्शन आ जाता है, इफ यू रिमेंबर माय लाइन, आई कैटेगरिकली सेड दिस स्टेटमेंट, एक बार साइज का एक्सेप्शन आ जाता है ना, तो वह सभी एक्सेप्शंस को लीड करता है। साइज में अगर एक्सेप्शन आ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल में एक्सेप्शन आएगा, मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन आएगा, डेंसिटी में एक्सेप्शन आएगा, एवरीवेयर देयर विल बी एक्सेप्शन। ओके, सो नाउ next point, most common lowest oxidation state of the transition element is +2। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर आप सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, स्कैंडियम को छोड़ दो, लेकिन अगर आप बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, देखो यहां पे आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे क्रोमियम का एक्सेप्शन छोड़ दो, कॉपर का एक्सेप्शन छोड़ दो, स्कैंडियम का एक्सेप्शन छोड़ दो, बाकी सबके पास ऑलमोस्ट आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। As they are having 2 electrons in the outer shell, their most common lowest oxidation state will be +2। Now many people argue about that, सर जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक भी तो डोनेट कर सकते हैं ना, जब एक डोनेट करेंगे तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +1। आप मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने लिखा था मोस्ट कॉमन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। एग्रीड? और आप में से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर जब बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम एक डोनेट करेंगे तो +1 बनेगा, 2 डोनेट करेंगे तो +2 बनेगा। तो भैया ये लॉजिक तुम मैग्नीशियम पे क्यों नहीं लगाते? मैग्नीशियम +1 क्यों नहीं बनाते? हमेशा मैग्नीशियम +2 ही क्यों बनाते हो? राइट? तो आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद आउटर शेल खाली हो जाएगा। तो दे डू नॉट प्रिफर टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, दे प्रिफर टू डोनेट बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s। तो 4s को वो 4s1 नहीं बनाएंगे, 4s2 से डायरेक्ट किस में आने का ट्राई करेंगे? 4s0 में आने का ट्राई करेंगे। ठीक है? So that's most common oxidation state will not be +1. The most common oxidation state will be +2. Okay, so for which sum of first and second ionization enthalpy is required, hence second ionization enthalpy becomes significant. Now what happens is, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ एलिमेंट्स की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत कम होगी, कुछ एलिमेंट की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, तो हम उससे रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि मैग्नीज भी +2 बनाता है, क्रोमियम भी +2 बनाता है, कॉपर भी +2 बनाता है, किसका +2 ज्यादा स्टेबल है या किसका +2 कम स्टेबल है? ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सब बना रहे हैं, राइट? लेकिन किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है या किसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है, ये कंपैरिजन करने के लिए हमें चाहिए नॉट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नॉट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वी नीड सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट will depend on the stability of +1 on the stability of +2 oxidation state, मतलब कॉपर +2, मैग्नीज +2, निकल +2, जिंक +2, इनकी +2 की स्टेबिलिटी का जो कंपैरिजन है उसमें वन ऑफ द क्राइटेरिया होगा सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2, दोनों का सम हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ एक नहीं चाहिए। For example, zinc has very high first ionization enthalpy but low second ionization enthalpy। अब ध्यान से सुनो, जिंक में क्या होता है,
फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, गॉट इट। लेकिन फिर भी जिंक हमेशा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। व्हाई? बिकॉज एज आई सेड, हमें लेना है सम ऑफ फर्स्ट टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, तो दोनों का सम क्या आता है? एवरेज आता है। इट्स नॉट वेरी हाई, राइट? तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का क्यों शो होता है? क्योंकि उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑल्दो इट्स वेरी हाई, but second ionization enthalpy is low, so sum of these two will become less. Hence zinc commonly show the +2 oxidation state. Now chromium and copper, normally जो क्रोमियम एंड कॉपर है, इनकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इनके नेक्स्ट एलिमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अभी आपको एक्सेप्शन समझने के लिए जनरल ट्रेंड समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा था? लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। मतलब क्रोमियम से मैग्नीज तक जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। ऐसा होता है इन केस ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं तो ऑर्डर ऑपोजिट हो जाता है। कॉपर टू जिंक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन जब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक से ज्यादा है। दिस इज व्हाट वी आर हाईलाइटिंग इन दिस लाइन कि जो क्रोमियम है और कॉपर है, क्रोमियम और कॉपर जो है, इनकी जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो एक्सेप्शनली हाई है, राइट? या फिर आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का जब हम गैप देखते हैं, वो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? तो उसका रीजन है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको 2 सेकंड में इसका रीजन मिल जाएगा, राइट? व्हाट इज द रीजन फॉर इट? कॉपर, लेट्स से क्रोमियम एंड कॉपर, आर्गन 3d5 4s1, argon 3d10 4s1. Now they lose one electron. They lose one electron, इसका मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। So they lose one electron. When they lose electron from chromium plus and copper plus, so when we provide second ionization energy, we get chromium +2 and we get copper +2. तो क्रोमियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d5 और कॉपर +1 का प्रोपोर्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10। तो ये हो गया हाफ फिल्ड और ये बन गया फुल फिल्ड।
तो क्रोमियम और कॉपर की आयोनाइजेशन एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली हाई क्यों होती है? बिकॉज आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन they acquire inert gas configuration, sorry, they acquire d orbital half filled stability or full filled stability, so they resist the donation of second electron. This is the point. The value of the second ionization enthalpy of these two elements are more than those of the neighboring elements. मतलब क्रोमियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीज से ज्यादा है, कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक से ज्यादा है, because both these elements attain the electronic configuration d5 and d10 after the loss of one electron. तो ये बन गया हाफ फिल्ड, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में रेजिस्ट करेगा, और ये बन गया फुल फिल्ड, तो ये भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में रेजिस्ट करेगा. अभी आप में से कोई भी मुझे बताओ, which oxidation state of copper is more stable, +1 or +2? You can write the electronic configuration. हवा में मत देखो, ऊपर मत देखो, इधर उधर मत देखो, तांत्रिक नहीं हो तुम, साइंस के स्टूडेंट हो, पेन पेपर यूज करो. हवाओं में, तारों सितारों में तुम्हारे आंसर नहीं है, पेन और पेंसिल और पेपर में तुम्हारे आंसर है. Write the electronic configuration, try to find out which oxidation state of the copper is more stable, +1 or +2. If anyone finds the answer, just raise your hand. Yes, Yuti? Sir, +1 will be more stable. +1 will be more stable. Here? Sir, +1. +1. Dhwani? Sir, +1. Shweta? Sir, +1. Manali? Sir, +1. Anybody else? Galat. So, if you see the logic of electronic configuration, then your answer is correct. But the oxidation states of the D block elements do not simply depend on the electronic configuration. It depends on the three factors altogether, जो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा. सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्राइटेरिया नहीं है. अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्राइटेरिया होता तो आप सोचो आयरन +2 कैसे बनता. आयरन +2 में तो कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होता है, डी हाफ भी नहीं है, डी फुल भी नहीं है, इनर्ट गैस भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है उसके पास. ठीक है, तो तीन चीजें मिलकर डिसाइड होता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी. राइट, this is the point I wanted to discuss in the topic called electrode potentials. Right, तो अभी के लिए इतना याद रखो, in aqueous solution copper +2 ion is more stable than copper +1. In aqueous solutions copper +2 is more stable than copper +1, even after having very high second ionization energy, even after having incomplete D. अभी तक जितना टॉपिक आपने पढ़ा है, जितना नॉलेज आपको है, उसके बेसिस पे ये एक बहुत वियर्ड कंडीशन है. Neither the configuration is stable nor the energy is supporting. हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा है. ओवर एंड अबव इतनी एनर्जी देने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं मिल रहा है. इसका मतलब कहीं कोई ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट थोड़ी देर बाद आएगा. ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं. Third ionization enthalpy of nickel, copper, zinc are very high, diminishing the possibility of the +2 oxidation state.
फटाफट से 2 सेकंड, चलो 2 सेकंड तो कम हो जाएंगे, 15 सेकंड देता हूं। निकल कॉपर और जिंक का कॉन्फ़िगरेशंस लिखो फटाफट। निकल कॉपर जिंक, ट्वेंटी 29 30। ओके, सो कॉपर का तो अभी हमने डिस्कस किया। कॉपर में क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और थर्ड तो फिर आप सोच लो कितना ज्यादा होगा, क्योंकि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट से ज्यादा होती है सेकंड, और सेकंड से ज्यादा होती है थर्ड। कॉपर में तो सेकंड ही बहुत ज्यादा है, तो थर्ड तो बहुत एक्सेप्शनली हाई होगी। तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कॉपर +1 बनेगा, कॉपर +2 बनेगा, कॉपर +3 नहीं बनेगा। ठीक है। जिंक में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है लास्ट में, 3d10 4s2, 3d10 4s2। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर द स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और निकल के केस में 3d8 4s2 है। ठीक है। फर्दर एज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वी आर गिविंग यू एज एन इंफॉर्मेशन कि निकल का थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, निकल कॉपर जिंक, ये कभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करते ही नहीं है, राइट। इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, राइट। और मोस्ट स्टेबल भी इनका होता है +2। निकल का भी, कॉपर का भी और जिंक का भी, तीनों का मोस्ट स्टेबल एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। अपनी लैंग्वेज में कहीं पे भी इसको नोट करके रखो, निकल कॉपर जिंक लास्ट के 3 एलिमेंट्स, मैक्सिमम एंड मोस्ट स्टेबल। मतलब मैक्सिमम का मतलब दे कैन नॉट शो +3 +4 +5 +6, दे कैन शो मैक्सिमम +2, एंड दैट टू इज मैक्सिमम स्टेबल। मोस्ट स्टेबल भी है और हाईएस्ट पॉसिबल भी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन रीड करो। व्हाट इज द क्वेश्चन रिटन? रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली। बेसिकली क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है कि अगर मैं ट्रेंड बनाता हूं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, और मैं ट्रेंड बनाता हूं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बनता है वो बहुत इरेग्युलर सा बनता है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। एक कंटिन्यूअस ट्रेंड नहीं बनता कि कीप ऑन इंक्रीजिंग कीप ऑन डिक्रीजिंग। चलो एक दो एक्सेप्शन आ जाए, बाकी एक ट्रेंड लाइन तो होनी चाहिए। कोई कोई ट्रेंड लाइन को छोड़ के नीचे आ गया या ऊपर चला गया, वो एक दो एक्सेप्शन हम मान लेंगे, पर यहां तो कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं बनती। कोई ट्रेंड लाइन नहीं बनती, वो ऊपर नीचे ऐसे जिगजैग सा लाइन बनता है जब हम इन 10 एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करते हैं तो क्रोमियम और कॉपर को छोड़ दो, तो एक प्रॉपर आइडिया मिलता है कि हाँ, लेफ्ट टू राइट सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। कॉपर थोड़ा एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाता है, क्रोमियम थोड़ा एक्सेप्शनली ज्यादा होता है, बट एक लाइन मिलती है, ट्रेंड मिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आपका ट्रेंड सेट नहीं हो पा रहा है, राइट। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाने पे बढ़ती है, फिर तीसरे एलिमेंट पे जाने पे अचानक कम हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फर्स्ट आयोनाइजेशन, राइट। और फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाने पे हम सोचते हैं बढ़ेगी, वो और कम हो जाती है। तो ऐसा सब प्रॉब्लम क्यों होता है?
बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज it's not it's not easy for many people to understand this thing. Why it's not easy to understand for many people? इसका एक लाइन में आंसर आप खुद को पता लगेगा। एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट कितने लोगों को पता है जो आपने 11th में पढ़ा था, चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक, एक्सचेंज एनर्जी। समझ में आ गया क्यों टॉपिक समझ में नहीं आएगा? द फंडामेंटल मिसिंग है, जो चीज 11th में पढ़ी है और चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें वो बताते हैं कि क्रोमियम का +5 और कॉपर का +10 स्टेबल, सॉरी क्रोमियम का D5 और कॉपर का D10 स्टेबल क्यों है। तो दे गिव वन ऑफ द रीजन एज एन एक्सचेंज एनर्जी, राइट। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड का, बट out of all the students, nobody is being able to respond to it. And now they are using the same concept to explain something in the 12th standard also, right? अभी जब ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है तो फर्स्ट फ्लोर तो फिर दिमाग में ही बन सकती है, प्रैक्टिकली तो बन नहीं सकती। इसलिए कुछ लोगों को ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी आप लोग किसी को भी 11th टॉपिक पता नहीं है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन जो DNF ब्लॉक है, P ब्लॉक है, क्यों सब लोग इनको ऐसे बोलते रहते हैं कि इतने एकदम बेकार टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो घटिया है, समझ में नहीं आती, और ये वो। व्हाई दिस? बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स, 4 चैप्टर 11th के जिसको बहुत कंसेप्चुअली स्ट्रांग है, उसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आता है, थोड़ा अप्लाई करना पड़ता है। और जिसके ये 4 चैप्टर वीक है या ऐसे ही किए हुए सुपरफिशियली, उनको इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आना ऑब्वियस है, फंडामेंटली नहीं है तो कैसे होगा, राइट? तो दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग कि मैं कई बार सोचता हूं कि मैं इन टॉपिक्स को पढ़ाऊं ही नहीं तो क्या क्या प्रॉब्लम है। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये 4 लाइन आपकी टेक्स्ट बुक की है, आई गारंटी इट, आई बेट ऑन इट, राइट? एंड आई गारंटी 200%, even if I don't teach these 4 lines, nobody will ever come up with the exception कि ये 4 लाइन समझ में नहीं है, right? फिर भी चलो ठीक है, मेरा काम है, मैं समझा देता हूं आपको। डिसअपॉइंटेड बट फाइन, लेट मी फिनिश माय जॉब एटलीस्ट। देखो, ये d ऑर्बिटल है, ये 5 d ऑर्बिटल है, और इन 5 d ऑर्बिटल में सपोज 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी d4 कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये होगा d ऑर्बिटल डीजनरेट, ये तो मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था। मतलब पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, विच इज कॉल्ड एज द d ऑर्बिटल डीजनरेट। जब पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी विद इन द सेम सबशेल, सबशेल कौन सी है? 3D। 3D सबशेल के 5 ऑर्बिटल हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। मतलब 5 d ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, विच इज कॉल्ड d ऑर्बिटल डीजनरेट। जब ऑर्बिटल डीजनरेट फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं, वन विल चेंज इट्स पोजीशन विद 2, वन may change its position with 3, one may change its position with 4, 2 may change its position with 3, 2 may change its position with 4. So total 6 exchange
will take place. और जब इस तरह के एक्सचेंज होते हैं तो एटम ज्यादा स्टेबलाइज होता है, उसकी एनर्जी रिलीज होती है, विच इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी. इफ यू रिमेंबर, आई डाउट बट आई हैड गिवन अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल फॉर इट, कि आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए. लास्ट ईयर 11th का एग्जांपल है, लाइव क्लास में दिया था. दैट आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए, आपके पास मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, कोई बुक नहीं है, you are just supposed to sit. Then also you do not sit on one place, right? You sit on one place, आधा घंटा 1 घंटा बैठने के बाद आप वहां से उठ के कहीं और चले जाते हो. Although you are not doing while sitting on the first place, and you will still not be doing on the second place also. But that releases your stress, or you will be simply roaming around within the room only. इधर उधर ही घूमते रहेंगे. Why? It releases your stress. ये एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में दिया था, मतलब 11th स्टैंडर्ड में दिया था, व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज एनर्जी. तो जितने ज्यादा एक्सचेंजेस होते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, उसे कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी. और जब एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है. अभी D4 लिखने के बाद सिर्फ 4 एक्सचेंज पॉसिबल हो रहे हैं, सॉरी सिर्फ 6 एक्सचेंज पॉसिबल हो रहे हैं. अगर मैं इसको कर देता हूं D5, तो क्या होगा? 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5. ये जो एक्सचेंज हो रहा है 3 4 का, 3 4 के साथ 3 5 का एक्सचेंज भी ऐड हो जाएगा और एक नया एक्सचेंज आ जाएगा 4 and 5 का. तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो जब हम D4 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 6 एक्सचेंज पॉसिबल होते हैं. 1 2 1 3 1 4, 3 हो गए. उसके बाद 2 3 2 4, 2 हो गए, और 3 4 एक और हो गया. मतलब 6 एक्सचेंज पॉसिबल होते हैं. लेकिन अगर हम 5th इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं तो 4 नए एक्सचेंज मिलते हैं. 4 नए एक्सचेंज कौन से मिलेंगे? 1 and 5 का एक नया मिलेगा, 2 and 5 का नया मिलेगा, 3 5 का नया मिलेगा, और 4 5 का नया मिलेगा. मतलब 1 2 5 2 2 5 3 2 5 एंड 4 2 5. 4 नए एक्सचेंज मिलेंगे तो टोटल एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 10. सो एक्सचेंज एनर्जी बिकम मोर. तो व्हाई हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीट? क्योंकि इनकम्प्लीट D4 लिखता हूं तो 4 एक्सचेंज होते हैं, और हाफ फिल्ड D5 लिखता हूं तो 10 एक्सचेंज होते हैं. एक साथ 6 से 10 एक्सचेंज हो गए. नंबर ऑफ एक्सचेंजेस हैव इंक्रीज्ड, सो D5 is more stable than D4, right? That is the reason, that is the explanation we have done in the 11th standard. ये नया नहीं है, ये 11th का पार्ट है जहां पे हम लिखते हैं why chromium D5 is more stable, why copper D10 is stable. आज टाइम मिले, बुक्स आपकी पढ़ी हो कहीं पे इधर उधर, ढूंढना कहीं पे मिल जाए तो ठीक है, कहीं तो होंगी, राइट? 11th की बुक केमिस्ट्री की पार्ट 1 बुक निकालना और उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट एक बार रीड करना. ठीक है. वेल, अब इसका एडवांस कंसेप्ट आ रहा है जो आपने अब से पहले कभी नहीं पढ़ा और प्रोबेबली आज के बाद भी कभी नहीं पढ़ोगे. कंसेप्ट ये है कि ये एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है. ये एक एलिमेंट है जिसके D में कुछ इलेक्ट्रॉन है और S में 2 इलेक्ट्रॉन है. इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन है और D में लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन है. दिस इज द कंडीशन. ठीक है. अब
इसमें दो एक्सचेंज हो रहे हैं, रादर एक एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी 1 2 के बीच में, और कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। अब ये m की जगह m प्लस बन जाता है, m प्लस बन जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन। और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल फैक्ट आता है यहां पे। एनी वन ऑफ यू टेल मी, आफ्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, आफ्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 4s और 3d किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है? 4s एंड 3d। पीपल आस्क मी, सर नीट पढ़ाओगे, सर जेई पढ़ाओगे? आई टेल देम मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब ये जब फंडामेंटल्स वीक होंगे तो क्या नीट के, व्हाट इज नीट जेई? दैट्स अ फंडामेंटल एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री व्हाट यू आर स्टडीइंग। आउट ऑफ 70 स्टूडेंट 4-5 आर रिप्लाइंग कि व्हाट इज आफ्बाउ प्रिंसिपल। ओके हेतवी टेल मी, 4s और 3d में से किसकी एनर्जी कम है? सर 3d ऑर्बिटल। 3d ऑर्बिटल। ओके नीना? 3d ऑर्बिटल 3d की कम है। एनर्जी कम है। ओके ही बोलो। सर 4s। 4s। अरे तुम्हें एक वीक से समझा रहा हूं, 11th का पीरियोडिक टेबल रिवाइज कर लो, इलेक्ट्रॉनिक नो टॉपिक लिखवाए भी सही। तुमसे लास्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट वेस्ट किए, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो। On what basis you are keeping electron in 4s and then bringing in 3d? अगर तुम्हारे 3d की एनर्जी कम है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट का झगड़ा ही क्यों है? Why you are going to 4s and then coming to 3d? सारे इलेक्ट्रॉन s 3d में डालो ना, s में क्यों डालते हो? You are filling electron in 4s 2, 3d 1, 4s 2, 3d 2, 4s 2, 3d 3, 4s 2। पहले इलेक्ट्रॉन 4 में जा रहा है फिर 3 में आ रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है? 1s के बाद 2s में गया था, 2p के बाद 3s में गया था, तो 3p के बाद 3d में जाना चाहिए था ना, 3d को छोड़ के 4s में क्यों चला गया? आफ्बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3d की एनर्जी ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है बाद में 3d में आता है। राइट? अब बताओ, जो नेक्स्ट लाइन में बोलने वाला हूं, आई एम जस्ट सरप्राइज, मुझे खुद पे हंसी आ रही है कि जब मैं वो लाइन बोलूंगा तो आपको क्या डिफरेंट फील होगा। मैं नेक्स्ट लाइन ये बोलने वाला था कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d की एनर्जी 4s से कम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d की एनर्जी 4s से कम हो जाती है। पर यहां तो जनता ऐसी बैठी हुई है, वो नेता के भाषण में रैली में लाते हैं ना मजदूरों को 200-200 रुपए देके, जिनको कोई मतलब नहीं है कि नेताजी क्या भाषण दे रहे हैं, उनको तो अपना 200 रुपया मिलना चाहिए। राइट? आधी जनता तो ऐसी बैठी हुई है, कोई मतलब नहीं है 4s क्या है 3d क्या है। अभी आपने ऑनलाइन क्लास रखा है और मैं भी घर पे ही हूं तो अटेंड तो करना पड़ेगा, दैट्स इट। अभी तुम्हें रियलिटी नहीं पता, मैं तुम्हें एक्सेप्शन बता रहा हूं। रियलिटी यह है कि 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा होती है, और एक्सेप्शन यह है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d की एनर्जी कम और 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। राइट? ये तुम्हारा दोष नहीं है। एवरी ईयर आई रिग्रेट आफ्टर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, यार 3 लाइन स्किप कर देता ना तो मेरा दिमाग भी ठंडा रहता और ये लोग भी खुश रहते। राइट? ये 4-5 लाइन पढ़ाने का पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कीड़ा रहता है, नहीं मैं कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, मैं तो सब पढ़ाऊंगा, और कोई अच्छा पॉइंट है तो जरूर पढ़ाऊंगा। बट आधी क्लास में मुझे रिग्रेट चालू हो जाता है कि यार इस साल फिर गलती कर दी।
पर इतने सालों से ना मैं सुधरता हूं ना आने वाले बैचेस सुधरते हैं, क्या करूं? वेल बस और कुछ नहीं, मजा नहीं आता। वेल तो रियलिटी क्या है? एक्चुअल है 4s की एनर्जी 3d से कम है। आफ्टर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन रियलिटी बदल गई, 4s की एनर्जी 3d से ज्यादा हो गई। तो ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसको 4s में रहने का कोई हक नहीं है, वापस इसको किस में जाना पड़ेगा? 3d में। Transference of the electron of the 4s to 3d changes the number of electron in 3d. When the number of electron in 3d will change, the exchange energy will change. Exchange energy will change, the stability of the ion will change. And because of that, the irregularity in losing the second electron will take place. अब जब ये रेड वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है, इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को लूज करने में क्या होगा? कोई एलिमेंट इसको जल्दी लूज करेगा और कुछ एलिमेंट इसको डिफिकल्टी से लूज करेंगे। तो कहानी कहां है? कहानी बहुत छोटी थी, 2 लाइन की। ऊपर फैक्ट लिखा हुआ है जो आपका 11 का फैक्ट है, वो फैक्ट आपको ये बोल रहा है कि 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है फिर 3d में जाता है। दैट्स द फैक्ट फ्रॉम 11, दैट्स द फैक्ट फ्रॉम अबव प्रिंसिपल। नया क्या था? नया ये था कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो एनर्जी का चेंज हो जाता है। एनर्जी चेंज कैसे हो जाती है? 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, 3d की कम, राइट? ऐसा हमने पहली बार पढ़ा कि ऐसे भी एनर्जी चेंज होती है। दिस इज समथिंग न्यू, राइट? बट यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपके लिए तो पहले ही 3d कम था, ठीक है। नया ये हुआ कि 3d इज लेस देन, 3d हैज बिकम लेस देन 4s, व्हिच इज एन एक्सेप्शन, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4s विल ट्रांसफर इनटू 3d, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन तो उसी के पास आएगा, राइट? इलेक्ट्रॉन के लिए तो भाव भगवान से भाई, राइट? जहां कम एनर्जी उधर जाने का, राइट? उसको कोई 4s 3d से मतलब नहीं है, जो सस्ता में मिल रहा है वो ले लेने का। तो पहले 4s सस्ते में मिल रहा था तो इलेक्ट्रॉन 4s में जा रहे थे। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एनर्जी का थोड़ा चेंज हो गया और इलेक्ट्रॉन आ गए 3d में, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से कम हो गई। अब पहले d में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब d में 3 है। तो पहले एक एक्सचेंज हो रहा था, नाउ द नंबर ऑफ एक्सचेंज विल इंक्रीज। अब 1-2 में भी होगा, 1-3 में भी होगा, 2-3 में भी होगा, मतलब एक की जगह 3 एक्सचेंज पॉसिबल हो गए। तो एक्सचेंज एनर्जी विल चेंज। तो अब एटम की एनर्जी में चेंजेस हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द लूजिंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द न्यू ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में there are the irregularities observed because of this interchange of energy। अब इस पूरी कहानी को शॉर्ट में बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 3d और 4s की एनर्जी चेंज हो जाती है, and because of that the irregularity is observed in the first oxidation state। तो देखो इधर, after losing 1 electron there is a change in the relative energy of 3d and 4s। इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4s टू 3d। तो क्या हुआ? पहले एनर्जी किसकी ज्यादा थी? 3d की। किसकी कम थी? 4s की। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उल्टा हो गया, अब किसकी एनर्जी कम हो गई? 3d की। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? 4s का बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा? 3d में आ जाएगा। नाउ न्यू कॉन्फ़िगरेशन विल बी s0 हो जाएगा। s के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 0 कैसे हो गया?
2 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो उसने लूज किया और दूसरा चला गया डी में, क्योंकि डी की एनर्जी एस से कम हो गई, विच इज अ न्यू एक्सेप्शनल कंडीशन. In case of unipositive ion, due to this transference of s and d orbital, there is increase in the d electrons. देखो यहां d में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे. इसने s में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3. तो ये जो ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और एक का ट्रांसफर. एक का लॉस हुआ तो कहां से हुआ? s में से. और फिर ट्रांसफर कहां से कहां हुआ? s से d में. तो अल्टीमेटली d के पास 2 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3. Hence, irregular trend is observed in the first ionization enthalpy of the first transition series element. इसमें से एक भी लाइन मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं की है, राइट? ये आपकी टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, लेकिन ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपकी टेक्स्ट बुक का है, एनसीईआरटी का है, नथिंग आउटसाइड दैट, राइट? बट उसमें थोड़ा इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आता, राइट? समझ में तो आपको ये भी नहीं आया, लेकिन कम से कम मैंने ट्राई तो किया उसको सिंप्लीफाई करने का कि देखो ये कहानी है, ठीक है? अब जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है उनको तो आ जाएगा समझ में, आज नहीं तो एक दिन बाद रिकॉर्डिंग को दोबारा देखोगे 5 मिनट के लिए चला के, तो ये वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं अभी क्लास के बाद इसके नोट शेयर करूंगा, तब तक आप ये वाला स्टेटमेंट को कॉपी कर लो एंड जस्ट ट्राई टू रीड इट आउट एंड अंडरस्टैंड. सिर्फ ये क्वेश्चन और इसका ये आंसर, ये 3 लाइन कॉपी करो. Copied? Be quick, please.
Now, next thing is about the oxidation state. So most of them are having 2 electrons in the outermost shell. हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था और हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मैक्सिमम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द आउटर मोस्ट शेल. सो इनकी मोस्ट कॉमन मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2. अब फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को देखो, स्कैंडियम को, एंड ट्राई टू फाइंड आउट विल इट प्रिफर टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो, नो, क्योंकि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास बचा d में 1 इलेक्ट्रॉन, और जब में d में 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा तो दैट विल प्रिफर टू लूज दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन आल्सो, so that it will get the direct inert gas configuration. सीधा आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो. If all 3 electrons are lost, it will be left out with the argon gas configuration. इसलिए स्कैंडियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, राइट? उसके बाद टाइटेनियम +4 is more stable than +2 and +3. देखो, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 बनेगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया तो +3 बनेगा. लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो क्या बनेगा? +4, राइट? और चारों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा, एंड इन दैट इट विल बी अगेन हैविंग द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. इसलिए हमने कहा कि जो टाइटेनियम है इसमें +2 भी शो होता है, +3 भी शो होता है, लेकिन इसका जो +4 होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज आफ्टर लूजिंग ऑल 4 इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. कल इसी टॉपिक के आगे ऑक्सीडेशन स्टेट से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? सो टुमारो एट 1 o'clock. हैव अ नाइस डे.